नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। पूरी दुनिया में इन दिनों एक अजीब सी बेचैनी, तनाव और भय का माहौल है। एक ओर कोरोना के बढ़ते मामलों की तूफानी रफ्तार और दूसरी ओर जल, थल और नभ में विश्व युद्ध की आशंका के बीच चल रही रिहर्सल। ऐसे माहौल में दुनिया में सत्ता समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार वर्ल्ड ऑर्डर इतनी तेजी से नया आकार ले रहा है। छोटे बड़े सभी देश अपनी सहूलियत और नफा नुकसान के हिसाब से पाला चुन रहे हैं। राष्ट्रीय हित के नाम पर पुराने रिश्तों में खटास आ रही है और नए रिश्ते बन रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि कोरोना काल में जब दुनिया को सबसे ज्यादा एकजुट रहने की जरूरत है, तो महाशक्तियां युद्धाभ्यास में क्यों व्यस्त हैं? वैक्सीन से ज्यादा बम की बात क्यों हो रही है? कौन किसको वॉर टैक्टिक्स के जरिए आंख दिखा रहा है? सेना की मदद से कैसे अर्थव्यवस्था को टॉनिक देने की तैयारी हो रही है? कैसे राष्ट्रवाद की भावना को उबालकर दुनिया के बड़े बड़े नेता अपनी अंदरूनी राजनीति को साधने में लगे हैं? एक कहावत है, कोई भी रिश्ता भाव में, अभाव में या प्रभाव में बनता है। कोरोना काल में भी दुनिया भर के नए नए रिश्ते इसी तर्ज पर बन रहे हैं। कोरोना वायरस के बाद चीन को दुनिया के नए खलनायक के तौर पर देखा जा रहा है। दुनिया में एक ऐसी व्यवस्था आकार ले रही है जिसमें चीन विरोधी और चीन समर्थक गुट तैयार हो रहा है। चीन के खिलाफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत ने मिलकर क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड बनाया है। इस बार मालाबार वॉर एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने की तैयारी है। मकसद है चीन को कड़ा संदेश देने की कि क्वाड कभी भी समंदर में उसका कारोबारी रास्ता बंद कर सकता है। ताइवान ने भी हाल में ही बड़ा युद्धाभ्यास किया जिसमें करीब 8000 फौजियों ने हिस्सा लिया। मकसद था चीन को संदेश देने का कि टकराने का अंजाम क्या होगा। दुनिया जानती है कि ताइवान के पास मौजूद ज्यादातर हथियार मेड इन अमेरिका हैं। रूस भी अपने 1.5 लाख फौजियों के साथ यूक्रेन बॉर्डर पर अपनी मारक क्षमता को परख रहा है। मकसद है अमेरिका को रूस की ताकत का ट्रेलर दिखाना। दरअसल बदले वर्ल्ड ऑर्डर में दुनिया का नया चौधरी बनने की होड़ लगी हुई है। हिंद महासागर में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी हो चुकी है। भारत, अमेरिका, जापान के साथ इस साल मालाबार युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया के युद्धपोतों का दिखना भी तय माना जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच 1992 में द्विपक्षीय सैन्य डील के तौर पर मालाबार युद्धाभ्यास की शुरुआत हुई। इसमें 2015 में जापान जुड़ा। अब ऑस्ट्रेलिया शामिल होने वाला है। समंदर में इस दोस्ती का मतलब चीन अच्छी तरह समझता है। सभी देशों के विरुद्ध उसने ऐसे कार्रवाई की है जो कि सब देश उसके विरुद्ध हो गए हैं। जापान उसके विरुद्ध हो गया, ताइवान उसके विरुद्ध हो गया, ऑस्ट्रेलिया उसके विरुद्ध हो गया और अमेरिका तो उसके विरुद्ध है ही है, क्योंकि अमेरिका कह रहा है जो ये कोविड-19 सारा चीन से आया है और अर्थव्यवस्था उसकी पूरी दुनिया की जो खराब की है। तो चीन एक तरफ खड़ा है और पूरी दुनिया और दूसरी तरफ खड़ी है। मालाबार युद्धाभ्यास के बारे में चल रही हलचल पर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, हाल में चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारत 2 कारणों से इस युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को शामिल कर रहा है। पहला, चीन पर इस युद्धाभ्यास के जरिए दबाव डालना है। दूसरा, चीन के खिलाफ रणनीतिक गठबंधन तैयार करना है। भारत के लिए सबसे जरूरी है कि अमेरिका के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, मजबूती के साथ और जल्द के साथ। इसमें क्वाड्रिलैटरल जो है क्वाड, उसमें हमें बहुत मजबूत स्टैंड लेना है। इंडिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया 26 सितंबर इस साल क्वाड की अगली एक्सरसाइज आरंभ होने को है। उसके लिए ऑस्ट्रेलिया को निमंत्रण भेजना
जल्द से जल्द बहुत आवश्यक। समंदर में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती से चीन का ब्लड प्रेशर कोई बेवजह नहीं बढ़ रहा है। ये गठबंधन समंदर में चीन के वर्चस्व को चुनौती दे रहा है। अनौपचारिक तौर पर बना क्वाड समंदर में चीन का सबसे अहम कारोबारी रास्ता बंद कर सकता है। क्वाड्स ने भी अपना रूप ले लिया है, जिसमें यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। चाइना की तो जो मैरीटाइम बाउंड्री है साउथ चाइना सी की, जो वो बोलता है 9 डॉटेड लाइन, उसके साथ में 8 देशों की मैरीटाइम बाउंड्री है और 8 के साथ प्रॉब्लम है। चाइना की जो वल्नरेबिलिटी है वो वन चाइना पॉलिसी की ही है, जो ताइवान की है, और ताइवान ने भी युद्ध अभ्यास किए हैं बढ़ चढ़कर, और उसी के अगेंस्ट के अंदर में चाइना ने भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस को बढ़ाया है। साउथ चाइना सी में अमेरिकी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज और यूएसएस रोनाल्ड रेगन चीन की दादागिरी चूर चूर करने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के युद्धपोत पहले से ही अमेरिका का साथ देने के लिए मौजूद है, तो ब्रिटेन ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर क्वीन एलिजाबेथ को दक्षिण चीन सागर की ओर रवाना करने का फैसला किया। चीन ने भी अपनी मिसाइलें महाशक्तियों के युद्धपोतों की ओर तान रखी है। दक्षिण चीन सागर एक ऐसा जंग का मैदान बन चुका है जहां कभी भी और कुछ भी हो सकता है। चीन ने दक्षिणी चीन सागर में अब कुछ द्वीपों को नकली द्वीप बना करके, आर्टिफिशियल द्वीप बना के उस पर अपनी सेनाओं का जमावड़ा किया है। उसके प्रत्युत्तर में अमेरिका अपने 2 जंगी जहाज़ों को, जो कि विमान वाहक पोत हैं, उनको वहां तैनात कर चुका है। शक्ति प्रदर्शन की ऐसी होड़ लगी है कि ताइवान ने अभी हाल ही में बड़ा युद्धाभ्यास किया, जिसमें करीब 8000 फौजियों ने हिस्सा लिया। अमेरिका से मिले हथियारों के दम पर ताइवान सीधे सीधे चीन को ललकार रहा है। तनाव में तो रूस भी है। अमेरिका से लगातार बढ़ते तनाव के बीच रूसी सेना यूक्रेन की सीमा पर युद्धाभ्यास कर रही है। इसमें युद्धपोत, फाइटर जेट, घातक हथियारों के साथ करीब 1.5 लाख सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। कूटनीति में हर एक्शन का रिएक्शन होता है। यूक्रेन ने भी इसी महीने युद्धाभ्यास का ऐलान कर दिया। इसमें नाटो के सदस्य देशों को भी न्योता देने की तैयारी है। मतलब दुनिया के हर हिस्से में शक्ति प्रदर्शन की होड़ लगी हुई है। ज्वाइंट एक्सरसाइज में क्या होता है? महाशक्तियां अपने अपने हथियारों की मारक क्षमता का प्रदर्शन करती हैं। दुनिया के छोटे बड़े देशों को भरोसा दिलाने की कोशिश करती हैं कि अमुक हथियार से उनके मुल्क की सरहद कितनी सुरक्षित हो पाएगी। इतिहास गवाह रहा है कि दुनिया में हर बड़े तनाव और युद्ध के बाद हथियारों की खरीद बिक्री में तेजी आई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और रूस हथियारों के बड़े सौदागर के तौर पर उभरे। आज भी अमेरिका और रूस हथियारों के बड़े सौदागर हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कोरोना काल में जो तनाव पैदा हुआ है, वो कहीं दक्षिण एशिया के देशों में हथियारों की खरीद बिक्री के बाजार को तलाशने की कोशिश तो नहीं है। लद्दाख में चीन के साथ तनाव के बीच भारतीय फौज ने हल्के टैंक की जरूरत महसूस की। हल्के टैंक पहाड़ी लड़ाई में बहुत कारगर भूमिका निभाते हैं। आसानी से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर की मदद से सरहदी इलाकों में फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचाया जा सकता है। अगर भारत हल्के टैंक खरीदने की डील करता है तो उसके पास बहुत कम विकल्प हैं। ऐसे में भारत रूस या अमेरिका के हल्के टैंक पर गुणा भाग करेगा। जिस तरह से पूरी दुनिया में तनाव बढ़ रहा है, उसने हथियार की खरीद बिक्री के लिए माहौल तैयार कर दिया है। सब चीन को भी मैसेज दे रहे हैं कि ये हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे आपका ये जो आपका अग्रेसिव स्टांस है, और सब अपना कोशिश कर रहे हैं अपना दिखाने के लिए रुतबा। तो इसलिए हमें नया जो वर्ल्ड ऑर्डर आएगा
उसमें इंडिया को भी अपने आप को थोड़ा प्रोजेक्ट करना पड़ेगा और थोड़ा ज़्यादा असर्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। चीन से निपटने के लिए ताइवान को हथियार चाहिए। अमेरिका ताइवान को हथियार देता रहा है। पाकिस्तान को हथियार चाहिए भारत से निपटने के लिए। अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी उम्मीद चीन है। भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों से निपटने के लिए हथियार चाहिए। भारत रूस और अमेरिका दोनों से हथियार खरीदता रहा है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस सबको हथियार चाहिए। सभी ने अपने अपने बजट के हिसाब से हथियारों की डील करवाने वाले मुल्कों का चुनाव कर रखा है। दुनिया के हथियारों के कुल कारोबार में अमेरिका की हिस्सेदारी 36% है, रूस 21%, फ्रांस 7.9%, जर्मनी 5.8%, चीन 5.5%, ब्रिटेन 3.7%, स्पेन 3.1%, इजराइल 3%, इटली 2.1%, दक्षिण कोरिया 2.1%, बाकी 9.6%। अभी पूरी दुनिया में जो वेपन्स और टेक्नोलॉजी की खरीदारी और बिक्री है उसमें इजाफा हुआ है। रशिया की जो S-400 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस और मिसाइल डिफेंस का, उस पे भी ऑलरेडी 14 कंट्रीज के पास में है। जिस प्रकार से सिक्योरिटी के चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार जितने भी वेपन और टेक्नोलॉजी है, इसकी बिक्री और खरीदारी भी बढ़ेगी। दुनिया में बढ़ते तनाव और टकराव के बीच कई देशों ने अपना रक्षा बजट बढ़ाया है। 2020 में चीन अपने रक्षा बजट में 2019 के मुकाबले 6.6% ज्यादा निवेश करेगा, तो ऑस्ट्रेलिया भी अपनी रक्षा क्षमताओं के आधुनिकीकरण के लिए 270 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का निवेश करने जा रहा है। ऐसा लगता है कि दोबारा जियोपॉलिटिक्स वापस आ रहा है और बड़ी शक्तियां अपना शक्ति प्रदर्शन दोबारा करने जा रही हैं और इसीलिए दुनिया में जो अनेक भागों में जो संघर्ष थे वो दोबारा फिर शुरू हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने चीन की दादागिरी को देखते हुए नई रक्षा रणनीति का ऐलान किया। ऑस्ट्रेलिया को लगता है कि उसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा चुनौती मिल रही है। ऐसे में ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स को जल्द ही लंबी दूरी का एंटी शिपिंग मिसाइल से लैस करने की तैयारी है। साथ में अधिक मारक क्षमता वाले हथियारों के निर्माण, साइबर क्षमताओं को बढ़ाने और हाईटेक अंडर वाटर सर्विलांस सिस्टम डेवलप करने की तैयारी है। मतलब आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया कई बड़े रक्षा सौदा करने वाला है। जापान ने अपने 8वें साल अपने रक्षा बजट में इजाफा किया। चीन और उत्तर कोरिया से खतरे को देखते हुए जापान अमेरिका से स्टेल्थ F-35 लड़ाकू विमान खरीद रहा है। पूरी दुनिया में इसी तरह हथियार खरीदने की होड़ मची हुई है, जिससे अमेरिका और रूस जैसे हथियारों के बड़े सौदागरों के चेहरे चमकने लगे हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था 0 सन्नाटे में आ गई। किलर कोरोना की वजह से अमेरिका हो या चीन, रूस हो या यूरोपीय देश, आमदनी कम हो गई है और खर्चा कई गुना बढ़ गया। कोरोना काल में जहां एक तरफ दुनिया भर में अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, वहीं चीन की इकोनॉमी की रफ्तार ने महाशक्तियों को एक बार फिर चौंका दिया। चीन की इकोनॉमी 3.2% की रफ्तार से बढ़ी है। चीन ने यह चमत्कार ऐसे समय में कर दिया जब अमेरिका के साथ उसका ट्रेड वॉर चल रहा है। अमेरिका ने चीन के कई सामानों पर भारी भरकम टैक्स लगा रखा है। भारत में भी चाइनीज सामानों के खिलाफ मुहिम चल रही है। 59 चाइनीज ऐप भारत में बैन कर दिए गए हैं। ब्रिटेन ने भी चाइनीज कंपनी हुवाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन चीन पैसे के दम पर समीकरण और रिश्तों को तेजी से बदलने में जुटा है। अमेरिका से नाराज चीन और ईरान ने आपस में हाथ मिला लिया। दरअसल चीन में ऊर्जा का बड़ा बाजार है, तो ऊर्जा का बड़ा निर्यातक ईरान
बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। चीन और ईरान दोनों अमेरिकी प्रतिबंध झेल रहे हैं। ऐसे में 400 अरब डॉलर की डील ने समीकरण बदल दिए। 400 अरब डॉलर की एक समझौता हुआ है, जिसके तहत चीन अगले 25 साल तक ईरान से सस्ते में तेल खरीदेगा और इसके बदले में ईरान की विभिन्न परियोजनाओं या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में मदद करेगा। चीन को न सिर्फ इससे तेल मिलेगा, बल्कि चीन को अपना एक पिट्ठू मिल जाएगा, अपना एक गुलाम देश मिल जाएगा जिसको वो गुलाम बना सकता है। चीन हमेशा से चाहता था कि ईरान उसकी नाव में सवार हो जाए और 400 अरब डॉलर की डील कर ईरान को अपने साथ मिला लिया। पाकिस्तान पहले से ही चीन के कर्ज तले नाक तक डूबा हुआ है। भारत के विरोध के बाद भी पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में चीन की मदद से पाकिस्तान ने डाइमर भाषा बांध का निर्माण शुरू कर दिया। इसमें चीन की हिस्सेदारी करीब 70% है। ये जो दायमीर भाषा डैम, ये आज से 50 साल पहले इसके ऊपर फैसला हुआ बनाने का। नेचुरल डैम है और आज जाके हम इसके ऊपर काम शुरू हुआ है। तो चाइना ने 5000 बड़ी डैम्स बनाई हुई हैं। टोटल डैम्स उनकी कोई 80,000 हैं। 2 हैं, ये तीसरी बनने जा रही है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि हमने ये कितनी बड़ी तारीखी गलतियां की। मुल्क के ऊपर हमने अपने लोगों के ऊपर जुल्म किया। चीन और पाकिस्तान के बीच डील के मुताबिक पीओके में 2.4 अरब डॉलर के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर सहमति बनी। डाइमर डैम चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का बड़ा हिस्सा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ड्रीम प्रोजेक्ट वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के तहत श्रीलंका, फिलीपींस, पाकिस्तान, थाईलैंड, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों को बड़ा कर्ज दे रखा है। कई अफ्रीकी देश भी चीन की डॉलर डिप्लोमेसी में बुरी तरह फंसे हुए हैं। एक आंकड़े के मुताबिक चीन ने अंगोला को 1,87,000 करोड़, इथोपिया को करीब 1 लाख करोड़, जाम्बिया को 55,000 करोड़, कांगो को 55,000 करोड़ और उत्तरी सूडान को 48,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज दे रखा है। चाइना, इसमें कोई शक नहीं है, छोटे मुल्कों को अपने जाल में फंसाया हुआ है, उनको कर्ज में डालेगा। जैसे कि पाकिस्तान को उसने सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में अपनी एक तरह की कॉलोनी बना ली है, वैसे ही बेल्ट रोड इनिशिएटिव में जितने भी देश हैं, यूरोप तक जा रहे हैं, स्पेन तक जा रहा है इसका वो सारे देश को इतना इन्होंने लोन दिया है कि समय आएगा कि वो लोन को टाइम से नहीं पेमेंट कर सकेंगे। चाइना अपनी हुकूमत चलाएगा इन देशों के ऊपर और ये एक बहुत डेंजरस सिचुएशन दुनिया के लिए पैदा हो रही है। ऐसे में चीन के कर्ज तले दबे मुल्क चाहकर भी पाला नहीं बदल सकते। माना जा रहा है कि चीन सीरिया जैसे मुल्कों में भी मोटा निवेश कर उन्हें अपने पाले में मिलने की रणनीति पर आगे बढ़ सकता है। तो दुनिया भर में चीन के खिलाफ भी लामबंदी तेजी से हो रही है। लद्दाख में चीन की हिमाकत के बाद भारत ने 59 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका में भी चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध की मांग तेज होती जा रही है। चाइनीज कंपनी हुवेई पर अमेरिका ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए जासूसी का आरोप लगाया और अमेरिका में इस कंपनी को बैन कर दिया। इसके बाद ब्रिटेन ने भी इसे बैन कर दिया। अब फ्रांस में भी इस कंपनी को बैन करने की बात जोर शोर से चल रही है। चीन की टेली कम्युनिकेशन कंपनी हुवेई पर यूरोप बढ़ता जा रहा है। कोरोना काल में चीन के खिलाफ ऐसी हवा चल रही है जिसमें दुनिया के छोटे बड़े देश अपनी सहूलियत के हिसाब से पाला चुन रहे हैं। अपने हित को ध्यान में रखकर दुनिया में नए रिश्ते जोड़े और तोड़े जा रहे हैं। राष्ट्रवाद की एक ऐसी सुनामी पैदा की जा रही है जिससे अंदरूनी सियासत को भी साधा जा सके। मसलन नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना काल में अपनी सरकार की नाकामियों का ठीकरा चीन के सिर पर फोड़ने की पुरजोर कोशिश में जुटे हैं। राष्ट्रवाद का ऐसा बवंडर तैयार करने के फिराक में है जो उनके विरोधियों को सियासी धरातल पर
टिकने न दे। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मिडिल किंगडम वाले सपने को हकीकत में बदलने के लिए नए रिश्ते जोड़ने में लगे हैं। इस बड़े सपने को दिखाकर जिनपिंग ने चीन में अपना कद बरगद जैसा बना लिया है और अपने सियासी विरोधियों को बौना बना दिया है। जिनपिंग ने चीन का मिडिल किंगडम वाला गौरव लौटाने के लिए वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसे पूरा करने के लिए डॉलर डिप्लोमेसी पर चलते हुए दक्षिण एशिया के ज्यादातर देशों को अपनी छतरी के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। सुदूर अफ्रीका के देशों को भी इन्वेस्टमेंट के दम पर बुरी तरह चीन फांस चुका है। छोटे छोटे मुल्क इस बात से खुश हैं कि नई व्यवस्था और महाशक्तियों की खींचतान में उन्हें फिलहाल तो आर्थिक मदद और हथियार मिल ही रहे हैं। आगे जो होगा देखा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप चुनावी मूड में आ चुके हैं। कारोबार के जोड़ घटाव से अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचे ट्रंप जानते हैं कि कोरोना की वजह से मुल्क की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हुआ है, लोगों में कितनी नाराजगी। ऐसे में ट्रंप चीन पर लगातार हमला कर रहे हैं। चीन के बहाने अपने पक्ष में लहर पैदा कर नवंबर में होने वाले चुनाव की वैतरणी पार करना चाहते हैं। पहले जो भी क्राइसिस आते थे दुनिया में, उसमें अमेरिका हमेशा लीडरशिप रोल निभाया करता था, परंतु इसमें उसने बिल्कुल छोड़ दिया है और उसका अब जो मोटो है, उसका अब जो आगे चलने का तरीका है वो है अमेरिका फर्स्ट। मतलब अमेरिका का ही बस ख्याल रखना है और दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में उसका इतना ज़्यादा कोई दखल अंदाजी वो नहीं करता। और ये हम देख रहे हैं पिछले 3-3.5 साल में राष्ट्रपति ट्रंप का यही रवैया रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी अच्छी तरह जानते हैं कि उनके जरा भी कमजोर पड़ने का मतलब है विरोधियों को मौका देना। भले ही चीन ने अपने नक्शे में दिख रहे ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी ओर दिखने वाले मुल्कों को दुश्मन बना रखा हो, लेकिन जिनपिंग मुल्क के लोगों को यही संदेश देने में जुटे हैं कि सिर्फ वही चीन के पुराने गौरव को लौटा सकते हैं, चीन को दुनिया का सुपर पावर बना सकते हैं। चीन के चारों ओर से घिरे होने के बाद भी शी जिनपिंग खुद को मजबूत दिखाते हैं। डॉलर डिप्लोमेसी के जरिए नए नए मुल्कों को अपनी छतरी के नीचे लाने में लगे हुए हैं। पुराने नॉर्थ कोरिया, चाइना, पाकिस्तान इस समय ईरान और टर्की उनके साथ है। वैसे ही हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ चीन पूरी शैतानी कर रहा है, भड़का रहा है। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन अपने मुल्क को यह संदेश देने में जुटी हैं कि चीन से सिर्फ उनकी सरकार ही मजबूती से लोहा ले सकती है। पाकिस्तान की सियासत की गाड़ी तो हमेशा से ही भारत विरोध के इंजन से चलती आ रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ये जताने का एक भी मौका नहीं छोड़ते कि मुल्क की तरक्की की चाबी सिर्फ उनके सरकार के पास ही है। जापान की सियासत भी चीन और उत्तर कोरिया के विरोध की धुरी पर चलती है। ऐसे में घरेलू राजनीति साधने से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जोड़ने तोड़ने का काम अपने अपने नफा नुकसान के हिसाब से हो रहा है, जिस पर बड़ी बारीकी से राष्ट्रवाद का लबादा डाल दिया जाता है। कैरम की गोटियों की तरह दुनिया भर के देशों की कूटनीतिक संबंध तेजी से बदल रहे हैं। हर एक्शन और स्ट्राइक के बाद नफा नुकसान का विश्लेषण किया जा रहा है। कोई अपना सुपर पावर का स्टेटस बचाने में पूरी तरह झोंके हुए है, तो कोई सुपर पावर बनने के लिए क्वांटम जंप लगाने के लिए भी तैयार है। कुछ ऐसे भी हैं जो नए वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी दमदार भूमिका के लिए शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन दुनिया के नक्शे पर कई ऐसे भी हैं जो महाशक्तियों की खींचतान के बीच जो डॉलर देगा उसके साथ वाली राह पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी भारत, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में रहती है। ग्लोब का यही हिस्सा दुनिया का आर्थिक भूगोल तय करता है। इसकी यही ताकत राजनीतिक सत्ता में बदल जाती है। ऐसे में एक बात साफ है कि आने वाले दिनों में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर उभरेगा, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी
वैश्विक व्यवस्था से काफी हद तक अलग होगा। इस नए समीकरण में चाहे अमेरिका हो या रूस, चीन हो या भारत, यूरोप के देश हो या ऑस्ट्रेलिया, सभी अपनी दमदार भूमिका तलाश रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।